तसव्वुर करें कि किसी को एक ऐसी बहुत बड़ी सियासी सल्तनत की विरासत ऐन उस दिन मिलती है जब उस सल्तनत को अपना सबसे बड़ा और अलमनाक तरीन नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ, यानी बिल्कुल तबाही का वक्त। बिल्कुल, सड़कों पर आग लगी हुई है, सियासी हरीफ चारों तरफ मंडला रहे हैं और पार्टी जो दहाइयों से एक ही करिश्माती शख्सियत के गिर्द घूमती थी अब बिखरने के दहाने पर है। तो एक आम इंसान ऐसी सूरत हाल में क्या करेगा? ज्यादातर लोग तो शायद जंग की तैयारी करेंगे या जज्बात में आकर टकराव का रास्ता चुनेंगे। सही कहा, लेकिन आज के हमारे इस गहरे तज्जिए के मरकजी किरदार ने बिल्कुल इसके बरक्स किया। उसने लड़ने के बजाय अपने सबसे कट्टर दुश्मनों को भी बातचीत की मेज पर बुला लिया। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की जदीद सियासी तारीख की एक इंतहाई अहम शख्सियत आसिफ अली जरदारी की सियासी हिकमत अमली की। बिल्कुल, और ये कोई आम कहानी नहीं है। आज हम जिस तहरीर पर बात कर रहे हैं, जिसका उन्वान है जरदारी एंड द आर्ट ऑफ पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, वो दरअसल उनकी इसी हिकमत अमली का बहुत बारीक बीनी से जायजा लेती है। और मेरा ख्याल है यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि हम आज जो भी बात करेंगे वो मुकम्मल तौर पर उसी तहरीर और उसमें दिए गए हक़ाइक़ पर मबनी है। हाँ, ये बहुत अहम है, क्योंकि देखिए सियासत एक बहुत हसास मौजू है। तो मैं ये बिल्कुल वाज़े करती चलूँ कि हमारे इस गहरे तज्जिए में हम किसी सियासी नज़रिए, चाहे वो राइट विंग हो या लेफ्ट विंग, उसकी हिमायत या मुखालफत नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस सोर्स मटेरियल में मौजूद ख्यालात और तज्जियों को गैर जानिबदाराना तौर पर पेश करना है। बिल्कुल सही कहा। हम सिर्फ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनकी ये जो मुफाहमत थी, क्या ये वाकई किसी कमजोरी की अलामत थी या ये सियासत का सबसे मौसर हथियार था। ये तहरीर हमें बताती है कि कैसे उन्होंने नामाफिक तरीन हालात में, जहां बज़ाहिर उनका कोई सियासी मुस्तकबिल नजर नहीं आता था, अपनी जगह बनाई। तो फिर आइए सीधा उसके मरकज में चलते हैं। हम अक्सर उनकी सदारती कामयाबियों की बात करते हैं, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। 27 दिसंबर 2007, बेनज़ीर भुट्टो की अलमनाक शहादत। जी, ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कंट्रोल अचानक उनके हाथ में आ गया। अब अगर हम उस वक्त के हालात को देखें तो इतनी बड़ी पार्टी को उसकी सबसे मकबूल रहनुमा के बगैर मुत्तहिद रखना बज़ाहिर नामुमकिन लगता था। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उस वक्त ये वाकई कोई सोची समझी मुफाहमती हिकमत अमली थी या महज बका के लिए की गई एक फौरी कोशिश? देखें, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा काबिल गौर है वो ये है कि इस बहरान की नौयत सिर्फ एक पार्टी के बिखरने तक महदूद नहीं थी, यानी पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा था। जी, ये पूरे मुल्क के रियासती ढांचे के टूटने का खतरा था। जिस वक्त ये सानिया हुआ, सिंध और बाकी मुल्क में जो रद्द-ए-अमल आया वो रियासती कंट्रोल से बिल्कुल बाहर हो रहा था। ऐसे में जो हिकमत अमली अपनाई गई वो यकीनन फौरी बका के लिए थी, लेकिन तहरीर के मुताबिक उसके पीछे एक गहरी गेम थियरी काम कर रही थी। अच्छा, गेम थियरी? जरा इसको मजीद खोलिए। मतलब उन्होंने ऐसा क्या किया जिसने फौरन इस बिखराव को रोक दिया? उन्होंने ये भांप लिया था कि अगर उन्होंने जज्बातियत में आकर एस्टैब्लिशमेंट या दूसरे हरीफों से बराह रास्त टकराव का रास्ता चुना तो पार्टी के अंदर मौजूद मुख्तलिफ धड़े फौरन अलग हो जाएंगे। तो उन्होंने खुद को एक मजलूम या बागी के तौर पर पेश करने के बजाय एक निजात दहिंदा के तौर पर पोजीशन किया। वो जो उनका मशहूर नारा था, पाकिस्तान खप्पे। बिल्कुल, पाकिस्तान खप्पे यानी हमें पाकिस्तान चाहिए, दरअसल इसी नफ्सियात का हिस्सा था। उन्होंने ताकतवर इदारों को ये पैगाम दिया कि इस वक्त मुल्क को बचाने और इस गुस्से को ठंडा करने के लिए उनकी ज़रूरत है, और दूसरी तरफ पार्टी को ये बावर कराया कि इक्तदार तक पहुंचने का वाहिद रास्ता अब आपस में जुड़े रहना है। तो इसका मतलब है कि तूफान के ऐन मरकज में खड़े होकर उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। लेकिन रुके, यहाँ मुझे एक उलझन हो रही है। जी पूछिए। क्या हम उन्हें कुछ ज्यादा ही क्रेडिट तो नहीं दे रहे? मतलब क्या ये मुमकिन नहीं कि उनके पास टकराव के लिए वो आवामी करिश्मा या ताकत ही मौजूद ना हो जो बेनजीर भुट्टो के पास थी, और इसी मजबूरी ने उन्हें मुफाहमत पर मजबूर कर दिया हो? ये एक बहुत जायज तनकीद है जो अक्सर उन पर की जाती है, और हमारे सराय भी इस पहलू को नजरअंदाज नहीं करते। ये सच है कि उनके पास वो अवामी सहर या पॉपुलिज्म नहीं था जो लाखों लोगों को सड़कों पर निकाल ले। सही। नाना ही तो असल फन है।
जब आपके पास अवामी ताकत ना हो तो आपको बैकरूम डील्स और गुफ्तो शनीद पर इन्हिसार करना पड़ता है। यहीं से उनकी इत्तेहादी सियासत ने जन्म लिया। उन्होंने तसादुम की जगह समझौते को तरजीह दी। ये इत्तेहादी सियासत वाला हिस्सा तो वाकई बहुत दिलचस्प हो जाता है। मेरे जहन में एक तशबीह आ रही है। हाँ बताइए। ये ऐसा है जैसे किसी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी का मर्जर हो रहा हो, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल कोई भी शख्स एक दूसरे पर एतबार नहीं करता। सबके मुफादात अलग है, लेकिन आप हर एक को इतने शेयर्स दे देते हैं कि कोई भी ये नहीं चाहता कि कंपनी दिवालिया हो। क्या उनकी इत्तेहादी सियासत कुछ ऐसी ही थी? ये तशबीह बिल्कुल हालात के ऐन मुताबिक है। तहरीर में उनकी इस महारत को एक बाकायदा फन करार दिया गया है। उन्होंने सिर्फ अपनी पार्टी पर इन्हिसार करने के बजाय अपने कट्टर सियासी मुखालिफिन को हुकूमत में शामिल किया। सा नहीं छोड़ता। इन मुतजाद ग्रोहों को जोड़े रखने के लिए उन्होंने अमली तौर पर क्या किया? उन्होंने इख्तिदार को बांट दिया, यानी ताकत को एक जगह मरकूज रखने के बजाय अपने इत्तेहादियों को हुकूमत में बड़े बड़े हिस्से, वजारतें और स्वाबदीदी इख्तियारात दे दिए। अच्छा, ताकि सबका मफाद जुड़ जाए। बिल्कुल। उन्होंने ये यकीनी बनाया कि हुकूमत गिरने का मतलब सिर्फ सदर या वजीर आजम का नुकसान ना हो, बल्कि हर उस छोटी बड़ी पार्टी का नुकसान हो जो इस इत्तेहाद का हिस्सा है। जब हर किसी का मफाद उस निज़ाम के चलने से जुड़ गया तो किसी ने भी उस कॉर्पोरेट कंपनी को आपकी तशबीह के मुताबिक दिवालिया होने नहीं दिया। वाह! लेकिन पाकिस्तान की सियासत में सिविलियन हुकूमतों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हमेशा ताकतवर फौजी इस्टेब्लिशमेंट के साथ तवाज़ुन बरकरार रखना होता है। हमने माजी में देखा है कि जब भी सिविलियन रहनुमा ने बहुत ताकत हासिल करने की कोशिश की, निज़ाम लपेट दिया गया। हाँ, ये तो हमारी तारीख का हिस्सा है। तो फिर उन्होंने बेवक्त फौजी और सिविलियन स्टेक होल्डर्स को कैसे मुतमईन रखा? क्या उसके लिए उन्हें कुछ बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी? यकीनन देनी पड़ी, और यहीं पर उनकी हिकमत अमली का वो पहलू सामने आता है जिसे हम स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइज कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल कॉम्प्रोमाइज यानी ढांचा जाती समझौता? जी, उन्होंने एक तरफ तो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के किलीदी मफादात और खारजा पॉलिसी के अहम मामलात में बराह रास्त मुदाखलत से गुरेज किया, और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला, और वो था 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम? इसका इस सारे तवाज़ुन और बका से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक बहुत गहरा है। देखें, 18वीं तरमीम के जरिए उन्होंने सदर के पास मौजूद वो तमाम अहम इख्तियारात जिनसे असेंबलियां तोड़ी जा सकती थीं, वो पार्लियामेंट को वापस कर दिए। अरे वाह! मतलब अपने ही इख्तियारात कम कर दिए। बिल्कुल। और इसके साथ ही सूबों को बेपनाह खुद मुख्तारी दे दी। इसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने ताकत को इतना तकसीम कर दिया कि अब अगर कोई गैर जमहूरी कुव्वत इस निज़ाम को गिराना भी चाहे तो उसके लिए ये बहुत पेचीदा और मुश्किल हो गया। सही, क्योंकि अब ताकत किसी एक फर्द के पास नहीं रही थी। जी, उन्होंने एक फर्द के बजाय पूरे सिविलियन ढांचे को मजबूत कर दिया, जिसकी वजह से एक ऐसा तवाज़ुन बन गया जिसे फौरी तौर पर बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं था। और इसी हिकमत अमली का नतीजा था कि उन्होंने 2008 से 2013 तक अपनी सदारत की मुकम्मल मुद्दत पूरी की, जो कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में वाकई एक गैर मामूली बात है। इतने बहरानों के बावजूद मुद्दत पूरी करना कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन आप जरा सिक्के के दूसरे रुख की बात करते हैं। हाँ, वो रुख जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है। बिल्कुल, क्योंकि जब हम इस पूरी गुफ्तगू को सुनते हैं तो एक सवाल जहन में खटकता है, क्या ये मुफाहमत महज एक खूबसूरत लफ्ज तो नहीं है जो दरअसल सियासी हॉर्स ट्रेडिंग और करप्शन को छुपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये एक बहुत अहम नुक्ता है जो नाक़िदीन अक्सर उठाते हैं। क्योंकि नाक़िदीन तो सीधा ये कहते हैं कि उन्होंने निज़ाम को बचाया नहीं बल्कि लोगों को खरीदा। उन पर बदउनवानी और पर्दे के पीछे होने वाली खुफिया डील्स के इतने संगीन इल्ज़ामात हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो क्या हमारे ज़राए इस बात की निशानदेही करते हैं कि उनकी ये मुफाहमत दरअसल मुल्क की कीमत पर उनकी अपनी बका थी? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो तहरीर में इस बहस को बड़ी गैर जानिबदाराना तफसील से बयान किया गया है। जब हम इस इत्तेहादी हिकमत अमली का जायज़ा लेते हैं तो ये वाज़ेह होता है कि इतने मुतज़ाद ग्रोहों को साथ मिलाने की एक बहुत भारी कीमत अदा करनी पड़ी। और वो कीमत क्या थी? वो कीमत थी गुड गवर्नेंस या अच्छी तर्ज़ हुक्मरानी पर समझौता।
اپنے تہادیوں کو خوش رکھنے کے لیے انہیں مبینہ طور پر کئی وزارتوں میں ہونے والی بدعنوانی اور اقربا پروری پر آنکھیں بند کرنی پڑیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اتحادیوں کو وزارتیں ایسے بانٹیں جیسے وہ ان کی جاگیریں ہوں، صرف اس لیے کہ وہ ان کے خلاف نہ کھڑے ہوں؟ ناقدین بالکل یہی دلیل دیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ایسی مفاہمت اداروں کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یہ کوئی جمہوری فتح نہیں تھی، بلکہ ملکی وسائل کو اپنے سیاسی شراکت داروں میں بانٹ کر اپنی کرسی بچانے کا طریقہ تھا۔ تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ نظام کو چلانے کے لیے نظام کے اصولوں کو ہی توڑ دیا گیا؟ ناقدین کے نزدیک جی ہاں، لیکن اگر ہم اس سکے کے دوسرے رخ یعنی ان کے حامیوں کی بات کریں تو ان کا استدلال بالکل مختلف ہے۔ حامی کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حامی کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان جن حالات سے گزر رہا تھا اس میں متبادل کیا تھا؟ اگر وہ اصولوں پر اڑ جاتے، مثالی طرز حکمرانی کی ضد کرتے اور اپنے اتحادیوں سے ٹکرا جاتے تو شاید حکومت 6 مہینے بھی نہ چل پاتی۔ اور پھر کیا ہوتا؟ ایک بار پھر مارشل لا لگ جاتا؟ جی، یا ریاستی نظام مکمل طور پر بیٹھ جاتا۔ حامیوں کے نزدیک آئیڈیلزم کی بجائے پریگمیٹزم یعنی عملیت پسندی ضروری تھی۔ اگر فریم ورک ہی نہیں بچے گا تو آپ اچھی طرز حکمرانی کس پر لاگو کریں گے؟ صحیح، مطلب بقا پہلی ترجیح تھی۔ بالکل۔ حامیوں کے مطابق ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی نازک وقت میں جمہوری تسلسل کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ایک ایسا کلچر متعارف کرایا جہاں سیاسی جماعتوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا سیکھی۔ تو یہ وہ متضاد آرا ہیں جو ان کے سیاسی ورثے کو اتنا پیچیدہ بناتی ہیں۔ ایک طرف انہیں بدعنوانی کا استعارہ سمجھا جاتا ہے اور دوسری طرف انہیں جدید جمہوری نظام کا معمار مانا جاتا ہے۔ بالکل، یہ کہانی محض سیاہ و سفید نہیں ہے، اس میں بہت سے خاکستری رنگ ہیں۔ بے نظیر بھٹو کی موت کے سنگین بحران سے لے کر 2013 میں ایک پرامن جمہوری انتقال اقتدار تک کا ان کا سفر اسی لچک اور مفاہمت کا نتیجہ تھا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ سیدھے ٹکراؤ سے زیادہ خاموش گفتگو شنید کام آتی ہے۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ بات آج کی عالمی اور علاقائی سیاست کے تناظر میں بھی تو کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ آج بھی جب ہم دنیا میں مختلف سیاسی بحران دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ لچک اور اپنے مخالفین کو برداشت کرنے کی صلاحیت کتنی ضروری ہے۔ یقیناً یہ تجزیہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو صرف ان کے ارادوں سے نہیں بلکہ ان حالات اور ان فیصلوں کے نتائج سے پرکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے جو توازن قائم کیا وہ ایک غیر معمولی فن تھا۔ بالکل۔ تو آج کے اس گہرے تجزیے کے بعد جب ہم ان کی مفاہمتی سیاست، اس سے پیدا ہونے والے استحکام اور ساتھ ہی لگنے والے بدعنوانی کے الزامات کو دیکھتے ہیں تو ایک بہت ہی اہم سوال ذہن میں ابھرتا ہے جسے سوچنے کی ضرورت ہے۔ جی، وہ کیا؟ اگر سیاسی بقا کے لیے مسلسل سمجھوتے، خفیہ معاہدے اور بری طرز حکمرانی کو برداشت کرنا ناگزیر ہو جائے تو کیا اس قسم کی مفاہمت حقیقتاً ملک کے جمہوری اداروں کو مضبوط کرتی ہے یا صرف ان اداروں کو چلانے والے افراد کو طاقتور بنا کر نظام کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے۔ ہاں، اور یہ وہ سوال ہے جس کا حتمی جواب شاید آنے والا وقت ہی دے گا۔